हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिज नॉलेज पॉइंट पर। तो हम साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं आज। इससे पहले साइकोलॉजी की काफ़ी वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है साइकोलॉजी की, तो वो आपने देखनी है। एचपी टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं टोटल मिलाकर 140 प्लस वीडियो जो है वो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। वो सभी वीडियो आपके टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको ज़रूर करके जाइए। जितने भी जनरल स्टडी एमसीक्यू की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितनी भी उसमें वीडियोस हैं, उनको मैंने थोड़ा थोड़ा डिटेल से उन क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है, तो वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो मैंने उसमें ऐड किए हुए हैं और साथ में उनको थोड़ा सा डिटेल से मैंने एक्सप्लेन भी किया है, तो आप उनको ज़रूर देख के जाइएगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है? एक बच्चे को जो सहारा देना है, जो कि वाइगोत्स्की की थ्योरी में जिसको स्कैफोल्डिंग बोला गया है। वाइगोत्स्की जो है, इनकी थ्योरी का नाम तो अब तक आपको याद हो गया होगा, हमने काफी बार डिस्कस किया है। इनकी थ्योरी का नाम है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने स्कैफोल्डिंग दिया है। स्कैफोल्डिंग कौन करता है? पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। एमकेओ इन्होंने बताया है। एमकेओ कौन है? मोर नॉलेजेबल अदर, जो हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, वो अगर हमारी कुछ हेल्प करते हैं। अगर एक टेम्परेरी हेल्प बताया गया, मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके टीचर हैं वो उसके लिए एमकेओ है, उसके लिए क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर है। अगर वो किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, किसी भी चीज में या उनकी स्टडी में या किसी भी चीज में उनको एक टेम्परेरी हेल्प कर देते हैं, मान लो हिंट दे देते हैं किसी भी चीज के लिए, ठीक है, जो भी वो काम कर रहा है, उसको स्कैफोल्डिंग करते हैं। इसको बोलते हैं सहारा देना। स्कैफोल्डिंग को क्या बोला जाता है? सहारा। ठीक है, एक तरह से एक छोटा सा हिंट होता है, एक बच्चे की छोटी सी हेल्प होती है, जिससे कि वो जिस भी काम को करने जा रहा है उसको अच्छे से कर पाए। ठीक है, और ये तो मैक्सिमम अगर आप देखोगे स्कूल में जब भी आप पढ़ाने जाओगे तो मैक्सिमम बच्चों को इस चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो हमारे एवरेज बच्चे होते हैं, उससे नीचे जो बच्चे होते हैं, उनको भी स्पेशली उनको तो ज्यादा स्कैफोल्डिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग जो है, बोला हमने कितनी किसी की स्कैफोल्डिंग करनी है और किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से किसी को सहारा देना है और कितना सहारा देना है, वो किस बात पे निर्भर करेगा? क्या वो बच्चे का निष्पादन स्तर, मतलब निष्पादन होता है परफॉर्मेंस, क्या वो बच्चे की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, या बच्चे की आयु पर डिपेंड करता है, या दोनों पर डिपेंड करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर आप मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम क्या जवाब देंगे कि बच्चे की आयु या फिर दोनों, लेकिन आपके दोनों ही आंसर गलत है। अगर आप बी और सी आंसर सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। इसका आंसर होगा बच्चे का निष्पादन स्तर। ठीक है, किसी भी क्लास में अगर कोई बच्चों को, अगर हमने अपने बच्चों जो भी मतलब हम क्लास को पढ़ा रहे हैं, अगर हमने बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी है तो उनकी एज तो सबकी सेम है ना। अगर एक आधा साल ऊपर नीचे भी होगा, उस आधार पर थोड़ी हम उनकी हेल्प करेंगे। हम किस आधार पर उनकी हेल्प करेंगे? हम देखेंगे कि कौन बच्चा वीक है, किसको हेल्प की जरूरत है। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं हमारी क्लास में, जिनका आईक्यू लेवल 140 प्लस 130 प्लस है, उनकी थोड़ी हम स्कैफोल्डिंग करेंगे, वो तो खुद कर सकते हैं, वो तो कर लेंगे आराम से। स्कैफोल्डिंग की जरूरत किसको है? हम परफॉर्मेंस देखेंगे, उस आधार पर जो है वो स्कैफोल्डिंग की जाती है, वो सहारा दिया जाता है। तो बच्चे का निष्पादन स्तर देखना है हमने, उस आधार पर हमने स्कैफोल्डिंग की मात्रा और प्रकार देखना है। हमने देखना है अगर तो कोई प्रतिभाशाली बच्चा है और वो किसी क्वेश्चन में फंस गया है तो उसको तो बहुत ही मामूली सा हिंट देंगे, वो फटाफट से कर लेगा। लेकिन कोई मंद बुद्धि बच्चा है या फिर जिसका आईक्यू 90 से नीचे है, ठीक है, 80 या 70 के बीच में है, तो उस बच्चे को थोड़ा ज्यादा स्कैफोल्डिंग, ज्यादा सहारे की जरूरत होगी। ठीक है, उसको थोड़ा ज्यादा हेल्प करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि बच्चे का परफॉर्मेंस स्तर देखना है हमने बच्चे की स्कैफोल्डिंग के टाइम पे, उसकी एज नहीं देखनी है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बालक की लंबाई, क्षेत्रफल, संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है? प्याजे के अनुसार वो कौन सी स्टेज है? प्याजे ने कितनी स्टेजेस दी हैं? अब प्याजे की थ्योरी तो मुझे लगता है आपको अच्छे से याद होगी क्योंकि हमने बहुत बार प्याजे की थ्योरी डिस्कस कर ली है। बहुत बार मैंने आपको बताया है कि प्याजे ने
अब प्याजे के सिद्धांत को हम अवस्थाओं का सिद्धांत बोलते हैं। और कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 अवस्थाएं दी हैं। सबसे फर्स्ट अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 साल। सेकंड जो है वो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 साल की। ठीक है। थर्ड जो है वो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 साल है। और लास्ट वन जो है औपचारिक सक्रियात्मक काल, जो कि है हमारा 11 से ऊपर, मतलब अडोलिसेंस मान लीजिए, ये किशोर अवस्था का काल। ठीक है। तो प्याजे ने 4 अवस्थाओं में अपने सिद्धांत को बांटा है। तो उन्होंने बोला है कि कौन सी अवस्था में बच्चे को लंबाई, क्षेत्रफल और संरक्षण की समझ हो जाती है, कंजर्वेशन की समझ हो जाती है, लेंथ की समझ हो जाती है, एरिया की समझ हो जाती है। तो वो जो है वो हो जाएगा हमारा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में जो है वो बच्चे लंबाई, क्षेत्रफल और संरक्षण जो है उसको समझ जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। यहाँ पे मूर्त चिंतन जो है वो शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सही नहीं है। इनमें से कौन सा वाइगोत्स्की के सिद्धांत के हिसाब से सही नहीं है? तो देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम तो मैंने अभी आपको बताया, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो सामाजिक और सांस्कृतिक तो पहले ही आ गए इनके सिद्धांत में। तो देखो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। थर्ड, भाषा। तो क्या वाइगोत्स्की ने भाषा के बारे में बोला है? किसने भाषा को निग्लेक्ट किया है? किसने भाषा? देखो ये रचनावादी है, प्याजे और वाइगोत्स्की। प्याजे जो है वो संज्ञानात्मक रचनावादी है, और जो वाइगोत्स्की है, याद रखना है, प्याजे जो है वो संज्ञानवादी रचनावादी या निर्मितवादी बोलते हैं इनको, निर्मितवादी, निर्माणवादी। हाँ? और ये जो वाइगोत्स्की है ये सामाजिक निर्मितवादी, सामाजिक रचनावादी। ठीक है। सामाजिक रचनावादी हैं ये वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने समाज की भी बात की है, संस्कृति की भी बात की है, भाषा की भी बात की है। जैविक कारणों की बात नहीं की। जैविक कारणों की बात प्याजे करते हैं। जैविक कारणों की बात कौन करता है? जैविक परिपक्वता की बात करते हैं प्याजे। प्याजे बोलते हैं सीखने के कितने हैं? एक तो जैविक परिपक्वता हो गई, दूसरा हमारे सोशल एक्सपीरियंस हो गए, हमारे भौतिक जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं। ठीक है। प्रकृति से, वातावरण के साथ बच्चा क्रिया करता है और बच्चा सीखता है। ये कौन बोलता है? प्याजे बोलता है। तो प्याजे जैविक कारणों को इंपॉर्टेंस देते हैं, प्याजे भाषा को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। ठीक है। प्याजे बोलते हैं कि बिना भाषा के भी थॉट आता है। तो प्याजे क्या बोलते हैं? थॉट कम्स फर्स्ट देन लैंग्वेज। ठीक है, कि लैंग्वेज बाद में आई है, थॉट पहले आई। ठीक है। लेकिन वाइगोत्स्की इसका उल्टा बोलते हैं। वाइगोत्स्की बोलते हैं लैंग्वेज कम फर्स्ट देन थॉट। जबकि वाइगोत्स्की का अगर हम बहुत डीप स्टडी करें तो उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि भाषा और विचार ये दोनों साथ साथ चलते हैं। स्टार्टिंग के 3 साल भाषा और विचार क्या करते हैं? साथ साथ चलते हैं। ये किसने बोला? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने बोला है भाषा और विचार स्टार्टिंग के 3 साल तो साथ साथ चलते हैं, और बाद में ये क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट, लैंग्वेज और थॉट जो है ये आपस में मिल जाते हैं, इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे के। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि प्याजे ने अपनी थ्योरी में भाषा को निग्लेक्ट किया है, लेकिन वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में जो भाषा है इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी है। तो इस थ्योरी में अगर हम वाइगोत्स्की के सिद्धांत में देखें तो कौन सा गलत है? जैविक। उन्होंने जैविक कारणों के बारे में बात नहीं की है। उन्होंने बोला है कि समाज इंपॉर्टेंट है, संस्कृति इंपॉर्टेंट है, मतलब बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में समाज इंपॉर्टेंट है, संस्कृति इंपॉर्टेंट है, भाषा इंपॉर्टेंट है। जबकि प्याजे ने क्या बोला है? परिपक्वता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्याजे बोलते हैं कि बच्चा तो खुद ही सीखता है, वातावरण के साथ खुद ही क्रिया करता है और खुद सीखता है। ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा इनकी थ्योरी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा? उसको कहा जाता है, जिस प्रक्रिया में बच्चा दूसरों को देखकर सीख रहा है जाता है उसको सामाजिक अधिगम कहा जाता है, उसको सामाजिक अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुसंधान, जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, कहलाता है। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है लेकिन आराम से समझना है। बोला वो रिसर्च जो सामाजिक समस्या से संबंधित होती है, किसी भी सोशल प्रॉब्लम से संबंधित होती है। ठीक है। स्कूल में कोई भी अगर प्रॉब्लम है मान लीजिए उससे संबंधित है, या समाज में कुछ भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्कूल बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, या और कुछ भी प्रॉब्लम, तथा विद्यालय की जनशक्ति कौन होगा? विद्यालय का स्टाफ। ठीक है, स्कूल का स्टाफ, उनके द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों में सुधार हेतु
स्कूल के क्रियाकलापों, स्कूल की एक्टिविटी में सुधार हेतु जो रिसर्च की जाती है उस रिसर्च को क्या बोलते हैं? उस रिसर्च को हम क्रियात्मक अनुसंधान बोलते हैं। याद रखना है, स्कूल में जो टीचर्स के द्वारा रिसर्च की जाती है अपनी टीचिंग को और अच्छा करने के लिए, या फिर और कोई आपके स्कूल में प्रॉब्लम है, मान लो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, क्या कारण है कि रास्ते में कोई खड्ड पड़ती है जिसको क्रॉस करना मुश्किल है, ठीक है, तो टीचर जो है वो रिसर्च करता है और कोई अन्य रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, या फिर और किसी तरीके से कुछ लोगों से मिलता है, नेता लोगों से मिलता है और वहां पे कुछ पुल वगैरह बनाने की कोशिश करता है। तो वो सारा जो रिसर्च है ना, सारी जो रिसर्च हो रही है, जो सारा टीचर वो कर रहा है, उस रिसर्च को क्या बोलेंगे? उसको क्रियात्मक अनुसंधान बोलेंगे। ये स्कूल में सुधार करने के लिए होता है, आपकी टीचिंग में सुधार करने के लिए भी हो सकता है। अगर आप अपनी टीचिंग में सुधार करने के लिए, आपके बच्चे नहीं समझ पा रहे, आप पढ़ा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो आपने सोचा मैं कोई और तरीका ढूंढता हूँ, और फिर आप उसमें रिसर्च करते हो कि मैं और क्या तरीका ढूंढ सकता हूँ इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए ताकि मेरे बच्चे उसको समझ पाए, तो वो भी क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर आता है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है? तो अल्बर्ट बंडूरा से कौन सा सिद्धांत संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। देखिए, मानवतावादी सिद्धांत मैस्लो का है, अब्राहम मैस्लो, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड, और नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के समायोजन में सबसे बड़ी भूमिका होती है। समायोजन पूछा है, समायोजन, ठीक है, समायोजन में भूमिका पूछी है, ठीक है, तो ईद, ईगो, सुपर ईगो। तो देखिए, जब भी समायोजन पूछा जाएगा ना, तो ना तो ईद सबसे अच्छा है ना ही सुपर ईगो। ईद क्या है? हमारी जो अपूर्ण इच्छाएं हैं, ठीक है, हमारा अचेतन मन है जिसमें पता नहीं कितनी इच्छाएं भरी हुई हैं, ठीक है, और सुपर ईगो क्या है? ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। बहुत ज्यादा सुपर ईगो भी सही नहीं है। आप मान लीजिए किसी की जान जा रही है और रेड लाइट है सामने, और आप बोलते हो मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा भाई, आगे रेड लाइट है, अगर जब तक रेड लाइट ग्रीन होगी जब तक उस इंसान की मौत भी हो सकती है। तो ये सुपर ईगो होता है। सुपर ईगो जो बहुत ही ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं ना, वो सुपर ईगो में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि जैसे कि 3 इडियट्स पिक्चर देखिए, जिसमें जो लड़का है वो फोटोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन उसके पापा चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने, क्योंकि सोसाइटी क्या सोचेगी। तो वो क्या सोचते हैं? वो बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हैं कि नहीं, इंजीनियरिंग अच्छी है, और जो समाज क्या सोचेगा अगर कि मेरा बेटा फोटोग्राफर बन जाएगा। तो ये क्या है? इसको सुपर ईगो बोलते हैं, इसको सुपर ईगो बोलते हैं। मतलब उनके पिता के अंदर क्या थी? बहुत ज्यादा सुपर ईगो, ठीक है। तो ईगो और सुपर ईगो, इनके बीच में बैलेंस कौन बनाता है? इनके बीच में बैलेंस बनाता है ईगो इनके बीच में बैलेंस बनाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो व्यक्ति के समायोजन में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो ईगो पूरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे दमित विचारों का केंद्र होता है। हमारे दमित विचारों का केंद्र क्या होता है? हमारे दमित विचारों का केंद्र है अचेतन मन, क्योंकि हमारे जितने भी दमित अपूर्ण इच्छाएं हैं वो कहाँ होती है? हमारे अचेतन मन में, अचेतन। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रतिभाशाली विशेषता है। प्रतिभाशालियों की कौन सी विशेषता है? इनमें से आपने बताना है। टीम भावना, नेतृत्व की क्षमता, उत्कृष्ट निष्पादन मैंने आपको बता दिया था, परफॉर्मेंस, ठीक है, श्रेष्ठ परफॉर्मेंस की बात की है। अमूर्त प्रत्ययों को सीखने का कौशल। तो ये सभी जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ठीक है, जिनका IQ लेवल 140 प्लस होता है, वो जो है उनके अंदर टीम भावना भी होती है, नेतृत्व का भी गुण होता है, उत्कृष्ट निष्पादन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, अमूर्त प्रत्ययों को सीखने का कौशल भी उनके अंदर होता है। नेक्स्ट है ब्लूम 1956 के वर्गीकरण के अनुसार। देखिए, ब्लूम जो है उन्होंने अपना वर्गीकरण 1956 में दिया था, लेकिन 2001 में जाकर एंडरसन ने उसमें संशोधन किए हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 1956 दिया गया है। ब्लूम 1956 के वर्गीकरण के अनुसार शिक्षण या अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनको आंग्ल भाषा में 3H कहा जाता है। इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो ब्लूम ने बोला 3H फॉर्मूला दिया है, इनमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है? तो देखिए, हेड, हैंड, हार्ट और हेल्थ। तो हेल्थ नहीं है इसमें,
ब्लूम टेक्सोनोमी में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहली कौन सी डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन है। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो हमारे हेड से संबंधित है ना। देखिए मॉन्टेसरी ने भी 3H की बात की है, महात्मा गांधी ने भी 3H की बात की है। 3H क्या है, हेड दिमाग से सीखना, हैंड करके सीखना, और हार्ट भावनात्मक रूप से सीखना। ठीक है, तो हार्ट जो है इसको क्या बोलेंगे, इसको अफेक्टिव डोमेन। हार्ट जो है ये अफेक्टिव डोमेन, और हैंड जो है ये है साइकोमोटर। इसको पहले कॉग्निटिव डोमेन बोलते थे, अब इसको बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। इसका नाम चेंज कर दिया था एंडरसन ने, क्या नाम कर दिया है, साइकोमोटर डोमेन। पहले इसको कॉग्निटिव डोमेन बोलते थे। ठीक है, स्वास्थ्य इसका पार्ट नहीं, स्वास्थ्य इसमें नहीं आता है। तो ब्लूम टेक्सोनोमी में कितने पार्ट है, सबसे पहला है दिमाग के द्वारा सीखना, मानसिक क्षमता के द्वारा सीखना, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन, भावनात्मक रूप से सीखना। हैंड जो है वो है करके सीखना। ठीक है, मनोसंचालित साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, तो हेल्थ इसका पार्ट नहीं है। तो ये आज के क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक करके जाना है, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, तभी आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ पाएंगी। आपने नोटिफिकेशन में ऑल के बटन को क्लिक करना है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि और लोग जो हैं वो भी चैनल पे जुड़ पाए। थैंक यू।